देखिए सबसे पहले मेन चीज ये है हमारी विभव मापी। क्या है? विभव मापी। ये कोई क्रिया नहीं होती है, ये उपकरण होता है ना। ये क्या होता है? उपकरण। अब इस उपकरण का उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो देखो इसका नाम पढ़िए पहले तो, विभव मापी मतलब विभव को मापने वाला उपकरण। ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके द्वारा किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात किया जाता है। क्या याद किया जाता है? विद्युत वाहक बल। मतलब कहने का ये है, इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर हम ज्ञात कर सकते हैं। और भी इसके उपयोग होते हैं जो कि आप लोगों को आगे पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना। लेकिन इसका जो मेन उपयोग है वो क्या है? विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना। मतलब विद्युत वाहक बल या विभवांतर ज्ञात करने वाला उपकरण विभव मापी कहलाता है। अब बात आती है विभव मापी का सिद्धांत। विभव मापी का सिद्धांत देखिए, विभव मापी का सिद्धांत हम इस चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे। ये मैंने आपके सामने जो चित्र बनाया है ये वास्तविक विभव मापी नहीं है, लेकिन हम इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं या इसमें क्या क्या क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसमें ये जो AB है, ये AB आपका एक तार है जो कि मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। ये AB क्या है? तार है। ठीक है ना, जो कि मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। अब इसकी जो लंबाई होती है ये 6 मीटर या फिर 10 मीटर हो सकती है। अब लेकिन आपको जैसा दिखाई दे रहा है ये वास्तव में विभव मापी में ऐसा होता नहीं है। मतलब इसकी लंबाई हमने क्या मानी है? 6 मीटर या 10 मीटर। तो ये पूर्ण रूप से ऐसा 10 मीटर लंबा या 6 मीटर लंबा नहीं होता है। ये इस प्रकार से मुड़ा हुआ रहता है। विभव मापी के अंदर एक लकड़ी के तख्ते पर इस प्रकार से कसा जाता है इसको। यदि मान लेगा ये तार 6 मीटर लंबा है तो 1 मीटर ये, 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 मतलब 1 1 1 1 1 1 कितने हो गए ये? 6 मीटर। इन सभी को यहाँ पर एक बिंदु के द्वारा मतलब एक पत्ती के द्वारा यहाँ पे कस दिया जाता है। दोनों सिरों पर एक पत्ती लगी रहती है और उस पत्ती की सहायता से इसको कस दिया जाता है। ठीक है ना। तो वास्तव में ये जो तार होता है वो इस प्रकार से घुमा हुआ होता है। ये कितने मीटर लंबाई कितनी होती है इसकी? 6 मीटर या 10 मीटर। ये किस पदार्थ का बना होता है? तो ये मैग्नीन या कांस्टेंटन का बना होता है। ठीक है ना। यही बात अपन ने इसके सिद्धांत में अपने को लिखनी है कि विभव मापी में AB एक 6 या 10 मीटर लंबा तार होता है जिसके साथ में यहाँ पर, अब ये तार तो आपने यहाँ पर जोड़ दिया, इस तार के साथ में एक सेल C ये नाम डला हुआ है, कुंजी K1 और RH परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध का मतलब होता है धारा नियंत्रक, यानी कि धारा को नियंत्रित करने वाला उपकरण। सभी अलग अलग उपकरण है। ये सेल है, ये कुंजी है, ये परिवर्ती प्रतिरोध मतलब धारा नियंत्रक। दो नाम इसके, परिवर्ती प्रतिरोध और धारा नियंत्रक। ठीक है ना। मतलब प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाला। प्रतिरोध परिवर्तित कब होगा? जब ये धारा को नियंत्रित कर सके। मतलब धारा के माध्यम से प्रतिरोध नियंत्रित हो सकता है। यदि अपने को धारा को कम या ज्यादा करना है तो यदि धारा को ज्यादा करना है तो प्रतिरोध को कम करना पड़ेगा। मतलब काम एक ही होगा। यदि धारा नियंत्रित हुई, धारा नियंत्रित से मतलब यदि धारा कम हुई तो धारा कम कब होगी? जब प्रतिरोध बढ़ेगा, है ना। और धारा ज्यादा कब होगी? जब प्रतिरोध घटेगा। अभी बात समझ में? मतलब प्रतिरोध भी परिवर्तित हो रहा है, इसलिए इसको परिवर्ती प्रतिरोध या धारा नियंत्रक कहते हैं। ये तीन चीजें मैंने बोली है आपके सामने। सेल C, इस सेल का नाम होता है संचायक सेल। क्या नाम होता है इसका? इसलिए मैंने इसको C से दर्शाया। संचायक सेल C, कुंजी K1 और RH परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देते हैं और
इस प्रकार से जब हम इन सभी को जोड़ के और इस तार से कनेक्ट कर देते हैं तो ये ऊपर वाला एक आपका परिपथ बन जाता है, जिस परिपथ को विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, एक तार एबी लिया। ये आपका एक प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल की तरह समझ के चलना है आपको, बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। वो देखने का बड़ा है लेकिन बहुत इजी प्रश्न है। क्या किया हमने, तार एबी लिया। इस तार एबी की लंबाई कितनी है, 6 मीटर है ना। इसके साथ में एक संचायक सेल सी, कुंजी K1 और आरेख परिवर्ती प्रतिरोध जोड़ देंगे और हमारा एक परिपथ बन जाता है। इसे विभव मापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। प्राथमिक परिपथ या मुख्य परिपथ भी बोलते हैं इसको। मुख्य परिपथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चीजें सिलेक्टेड है, इसमें आप अपने मन से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये निर्धारित है। एक विभव मापी का अपन उपकरण खरीदेंगे, उससे विभव का मापन करेंगे, तो ये चीजें निर्धारित रहेंगी, इनमें आपके द्वारा कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जब इस कुंजी K1 को यानी कि इस कुंजी K को दबा के इस सेल के माध्यम से जब हम इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे, तार दिख रहा है आपको, ये धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो सेल का धन सिरा है वो काय से जुड़ा हुआ है, A से। तो ये सेल का धन सिरा A से जुड़ा होने के कारण इस A पर विभव का मान ज्यादा होगा, है ना। बिंदु A पर विभव का मान ज्यादा होगा। आप जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेंगे तो इधर किसका प्रभाव है, ऋण सिरे का। दिख रहा है ना, ये ऋण सिरा किससे जुड़ा है, B से। आप इधर आगे जाएंगे तो विभव के मान में कमी आएगी, और वो जो कमी आती है विभव के मान में, उस कमी को बोला जाता है विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं उस कमी को, विभव प्रवणता। इसकी परिभाषा हमने लिख रखी है कि यदि किसी तार की एकांक लंबाई में विभव का जो पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। एकांक लंबाई मतलब L बराबर 1 रख के देखिए आप, यदि यहाँ L बराबर 1 रखा जाए तो यहाँ क्या बचेगा, B और ये रो। अर्थात किसी तार की एकांक लंबाई में जो विभव का पतन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता को कैसे दर्शाते हैं हम। अब यहाँ से ये आपका विभव प्रवणता का सूत्र हो गया, रो बराबर V/L। यदि हम इस V का मान निकालेंगे तो L का गुणा इधर करना पड़ेगा, तो V बराबर क्या हो जाएगा आपके सामने, इसको दे दिया था फिर अपन ने समीकरण। ठीक है, अब इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। अभी अपन ने ऊपर वाले परिपथ की बात की है, ये ऊपर वाले परिपथ में हुआ अभी। अब बात करेंगे अपन नीचे वाले की। ऊपर वाले परिपथ के बारे में जो मैंने बताया है यही चीज आपको लिखना है, मतलब आप लोगों ने लिख रखी, ठीक है ना। इसके नीचे आइए। अब हमने क्या किया, इस तार AB के साथ में एक प्रायोगिक सेल। प्रायोगिक सेल का मतलब होता है जिस सेल को अपने अनुसार सिलेक्ट करना, जिसको हम सिलेक्ट करेंगे, अपने द्वारा जो परिवर्तन होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने एक प्रायोगिक सेल की, मतलब ये E जो होता है सेल का विद्युत भागफल होता है। क्या होता है, ये सेल का विद्युत भागफल, इसलिए यहाँ पर इनाम दे दिया अपन ने इसको कि एक प्रायोगिक सेल की K2 कुंजी और ये धारा मापी जोड़ देते हैं। जुड़ी हुई है तीनों चीज आपके सामने, ये धारा मापी, ये कुंजी और ये सेल, ये तीनों चीजें हमने जोड़ दी। तो इस यहाँ पर भी एक परिपथ पूरा हो गया, स्विच लग गया, सेल लग गया, धारा मापी लग गया, तो ये एक अलग से एक नया परिपथ बन गया। इस परिपथ को बोलेंगे हम द्वितीय परिपथ। इसको क्या बोला था हमने, और इसको द्वितीय। इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं, इसमें आपके अनुसार हम कोई सा भी अवयव बदल सकते हैं। अब यहाँ पे ये द्वितीय परिपथ पूरा हो गया। द्वितीय परिपथ पूरा होने पर ये वो सेल है जिसका विद्युत भागफल या विभवांतर आप निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रायोगिक सेल है, यानी कि अपन जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो किसी भी सेल को यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जैसे आपने लगा दिया, अब लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इस कुंजी K का स्विच लगाएंगे, मतलब इसको चालू करेंगे और इससे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी, इससे सेल की से। अब इस सेल से धारा प्रवाहित होगी तो इस तार में धारा बहने लगेगी। अब जिस समय धारा बहेगी सेल से, उस समय हम क्या करेंगे, ये आपका धारा मापी है, इस धारा मापी में एक तार जोड़ेंगे, है ना। एक तार जोड़ के और उस तार को जोकी से बांध लेंगे। जोकी जो होता है वो आपके पेन की तरह होता है, अपना पेन होता है ना, उसका एक सिरा नुकीला होता है और एक सिरा नीचे रहता है, वो थोड़ा चौड़ा रहता है। उस चौड़े भाग में एक तार को बांध लिया अपन ने, मान लिया जाए ये आपकी जोकी है ना। इसमें आपने पीछे की ओर एक तार बांध लिया इस धारा मापी से निकाल के। अब ये जोकी हम जब यहाँ पर स्पर्श कराएंगे, मतलब वो जो नुकीला सिरा है उसको यहाँ स्पर्श कराएंगे ना, तो धारा मापी का जो विक्षेप होगा वो इधर की ओर होगा,
धारामापी जो रहता है ना, शायद आपने आपके स्कूल में प्रैक्टिकल किया हो तो अमीटर वोल्टमीटर इनको देखे होंगे। ऐसा ही धारामापी होता है। इसमें इस प्रकार से ये बने रहते हैं इस प्रकार के, मतलब एक स्केल मीटर स्केल रहता है और उस पर यहाँ से मान लिखे रहते हैं। यहाँ रहता है धारामापी का 0 और इधर 1 2 3 4 इस प्रकार से पॉइंट बने रहते हैं। इधर भी यहाँ से 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब इसकी एक विशेषता ये है कि ऐसा ही आपका अमीटर होता है और ऐसा ही वोल्टमीटर होता है, लेकिन धारामापी और अमीटर वोल्टमीटर में अंतर ये होता है कि अमीटर या वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक रहेगा वो यहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ी सा अधिक होता है, मतलब यहाँ 0 होता है। अमीटर वोल्टमीटर में 0 कहाँ पर रहता है? यहाँ पर। अमीटर की बात करोगे तो उसमें 0 यहाँ पर रहेगा, वोल्टमीटर में भी। लेकिन ये जो धारामापी है गैल्वेनोमीटर, इसका 0 बीच में रहता है। कहाँ पर रहता है? तो बीच में रहने के कारण जब आपने इस सुई को, मतलब ये जोकी है, इसको यहाँ स्पर्श कराया तो धारामापी का विक्षेप इधर हुआ, मतलब सुई का विक्षेप इधर हुआ, और जब यहाँ स्पर्श कराया तो इधर हुआ। तो इससे ये बोध होता है कि जब हम दोनों बिंदु पर स्पर्श करा तो इधर जा रहा है वो, या तो इधर जा रहा है या इधर। अब उस कंडीशन में हम उस जोकी को तार पे स्पर्श कराते हुए धीरे धीरे जब इनका टच करते हुए यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पर ये बिंदु आ जाता है। और ये बिंदु यहाँ पर आ जाएगा तो इस धारामापी में से कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है ना। अर्थात धारामापी में से कोई धारा नहीं बहेगी तो धारामापी का विक्षेप क्या हो जाएगा? मतलब धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। विक्षेप होने का मतलब है कि ना तो ये सुई इधर जाएगी ना इधर जाएगी। और ऐसे बिंदु को इस परिपथ का संतुलन बिंदु कहते हैं। यानी कि ये जो जे आपको प्राप्त हुआ है इसको क्या बोलेंगे आप? संतुलन बिंदु। इस संतुलन बिंदु पर धारामापी में से कोई धारा नहीं बहेगी, ठीक है ना। जब आपने संतुलन बिंदु प्राप्त कर लिया तब फिर हम क्या करेंगे? इस ए और जे के बीच का विभांतर नापेंगे। ये बिंदु ए है ना, बिंदु ए और ये बिंदु जे, इन दोनों के बीच का जब हम विभांतर नापेंगे तो वो जो आपका विभांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर हो जाएगा। यानी कि वो जो विभांतर होगा वो इस सेल के विद्युत वाहक बल E के बराबर होगा। तो यहाँ से V बराबर क्या हो जाएगा आपका? E, क्योंकि V विभांतर होता है और E क्या होता है? विद्युत वाहक बल। ये जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ से V के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं? E बराबर क्या है? रो एल। अब यहाँ पे यदि आपको इस रो और एल का मान पता है तो आप इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। ये होता है विभवमापी का सिद्धांत, ठीक है। इसके बाद में अपन ये तो कल लिख चुके थे। इसके आगे आप रीडिंग डालिए। फिजिक्स सिखाया क्या कुछ?